नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निश्ची भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से आए कुछ खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री धामी आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और रायपुर विधानसभा सम्मेलन 2026 में भी प्रतिभाग करेंगे। इसको लेकर डीए प्लान जारी हो चुका है और ये बड़ी सूचना, काशीपुर में चैती मेले और भजन संध्या में भी हिस्सा लेंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बड़ी और अहम जानकारी, सीएम धामी आज विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। रायपुर विधानसभा सम्मेलन 2026 में भी प्रतिभाग करते हुए नजर आएंगे। काशीपुर में चैती मेले और भजन संध्या को लेकर भी हिस्सा लेंगे। प्रदेश के विभिन्न जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन, सीएम के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी देखे गए हैं। सुरक्षा को खास तौर पर ध्यान में रखते हुए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री धामी आज कई कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे। सीएम धामी की मौजूदगी रायपुर विधानसभा सम्मेलन 2026 में भी होगी। तो इसी के साथ चैती मेले के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा काशीपुर में। उस कार्यक्रम की संध्या में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिस्सा लेने जा रहे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति दर्ज की जाएगी। विभिन्न तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। सुरक्षा को भी खासतौर पर ध्यान में रखा गया है, जिसके चलते व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री धामी आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। रायपुर विधानसभा सम्मेलन 2026 में भी प्रतिभाग करेंगे और युद्ध स्तर पर तैयारियों को देखते हुए फाइनल टच दिया जा रहा है और आज ये विभिन्न कार्यक्रम होंगे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं कि आखिरकार आज मुख्यमंत्री धामी का क्या कुछ डी प्लान रहने वाला है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ योगेश आर्य हमारे संवाददाता सीधे जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश, आखिरकार मुख्यमंत्री विभिन्न कार्यक्रमों में आज हिस्सा लेने जा रहे हैं, क्या कुछ डी प्लान उनका इस वक्त बना हुआ है? देखिए निशी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज के कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो कई अहम कार्यक्रमों में आज वो शिरकत करने जा रहे हैं। अगर देखें तो सर्वप्रथम कार्यक्रम उनका जो है मुख्य सेवक सदन में होना है। उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह में वो शामिल होंगे। जो कार्यक्रम मुख्य सेवक सदन में रखा गया है वहां पर उसे सम्मान समारोह में जो है संबोधन भी उनका रहने वाला है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो रायपुर विधानसभा में एक सम्मेलन 2026 का कार्यक्रम रखा गया है। रायपुर विधानसभा के लोगों के द्वारा वहां पर जो है प्रतिभाग करेंगे। वहां पर उनका स्वागत जो है रायपुर विधायक करेंगे। उसके बाद जो है वह और वहां पर जो है तमाम संबोधन में 4 साल की उपलब्धियों को गिनाते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही अगर जसपुर के बात करें तो जसपुर वह जाएंगे। मंगल बाजार और होली चौराहे पर कार्यक्रम प्रस्तावित है, वहां भी वो शिरकत करेंगे। इसके अलावा काशीपुर में चैती मेला एवं भजन संध्या का कार्यक्रम है, जिसमें शाम के समय वह सहभाग करेंगे। तो निश्चित तौर पर ये कार्यक्रम है। 4 कार्यक्रमों में आज उनका जो है कार्यक्रम रहने वाला है, जिसमें वो शिरकत करेंगे। कार्यक्रमों में जो है जहां सम्मान की बात है तो वहां पर भी वह अपना संबोधन करते नजर आएंगे। 4 साल की जो उपलब्धियां उनको गिनाते नजर आएंगे। इसके अलावा जिस तरह से काशीपुर और जसपुर में कार्यक्रम है उनमें भी जो है वो शिरकत करेंगे। तो निश्चित तौर पर 4 साल को जो सरकार को हो चुके हैं उसकी उपलब्धियां गिनाने के साथ साथ आने वाले चुनाव में किस तरह से सरकार को वोट करना है, क्या कुछ उनकी रणनीति है, उसके बारे में जो है वो साझा करते हुए और कहीं ना कहीं उनसे वोट की अपील भी करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, और इसी के साथ मुख्यमंत्री की जिस तरीके से आपने कार्यक्रम बताया है कि 4 से अधिक कार्यक्रम प्रस्तावित है, आखिरकार इन कार्यक्रमों को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा की क्या कुछ व्यापक इंतजाम किए गए हैं? क्या कोई रूट डायवर्जन प्लान तैयार किया गया है? किस प्रकार से? देखिए, रायपुर विधानसभा में कार्यक्रम होना है और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो साहित्य गौरव सम्मान समारोह जो कि मुख्य सेवक सदन में ही होना है। तो उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के इलाकों में पुलिस के बल की जो तैनाती है वो पूरी तरह से सुरक्षित पुलिस विभाग द्वारा की गई है। अब वही जो है जिस तरह से कार्यक्रम जसपुर और काशीपुर में है वहां पर भी जो है पूरी तरह से मुकम्मल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के किया जा चुका है। इंटेलिजेंस लगातार जो है वहां पर निरीक्षण कर रही है और इसके साथ साथ जो है वहां के एसपी जो है कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर चुके हैं। और अब जिस तरह से वहां पर पुलिस तैनात की गई है तो निश्चित तौर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, क्योंकि मुख्य मंत्री जब इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे तो वहां पर सुरक्षा घेरा जो है वो निश्चित तौर पर रहेगा। उसी को लेकर के जो है प्लानिंग की गई। हालांकि रूट डाइवर्ट की अगर हम बात करें तो कोई स्पेशल रूट डाइवर्ट नहीं किया गया है। मौके पर अगर किसी प्रकार की अगर जो है जाम की स्थिति बनती है तो उसे निपटने के लिए अतिरिक्त जो है यातायात पुलिस के जो लोग हैं वो रायपुर विधानसभा के इलाके में तैनात किए गए।
बिल्कुल, ये देखने वाला विषय रहेगा कि आखिरकार क्या कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित और किस तरीके से इन कार्यक्रमों को सुरक्षा के मद्देनजर मैनेज किया जाएगा और मुख्यमंत्री के इन तमाम प्रस्तावित कार्यक्रमों में आखिरकार फाइनल टच दे दिया गया है तैयारियों को और उसके जरिए अब विशाल सभा को संबोधित करते हुए भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब दायित्वधारियों की नई सूची को लेकर हलचल तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ किया है कि पार्टी में समय समय पर संगठनात्मक निर्णय लिए जाते हैं और उसी क्रम में दायित्वों का विस्तारण भी यहाँ पर किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब दायित्वधारियों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसके तहत अब तक 3 सूचियां जारी हो चुकी हैं। महेंद्र भट्ट ने यह भी कहा है कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विस्तृत चर्चा की है और बहुत जल्द 2 और सूचियां जारी की जाएंगी, जिसमें संगठन और सरकार के बीच तालमेल और मजबूत होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में निर्णय समय पर होते हैं। अभी मंत्रिमंडल गठन हुआ है और दायित्वधारी की हमारी सूची निकल चुकी है। 2 सूचियां हमारी 3 सूची पहले निकल चुकी है, 2 सूचियां अभी हम तत्काल निकालने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री से मेरी आज ही चर्चा हुई, बहुत जल्दी सूचियों को निकालेंगे। रुद्रप्रयाग में आगामी केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर पैदल मार्ग में भारी बर्फ हटाने को लेकर काम जारी है। यात्रा मार्ग को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल और पुलिस के जवान भी लगातार मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं और संवेदनशील स्थान पर निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन का फोकस है कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी बाधाओं को दूर किया जाए और श्रद्धालुओं के लिए मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित बनाया जाए ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। भारत सरकार के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन में एक बार फिर से प्रदेश स्तर पर चंपावत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दिसंबर माह की रैंकिंग सहित निरंतर बेहतर प्रदर्शन करते हुए जनपद ने जुलाई से फरवरी तक लगातार 8 महीने तक शीर्ष स्थान हासिल किया है। जिला अर्थ और संख्याधारी दीपिका तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में 40 रैंकिंग मदों में से 39 में ए श्रेणी 1 और बी श्रेणी प्राप्त की गई है। कुल 123 अंकों में 122 अंक प्राप्त कर चंपावत ने 99.19% उपलब्धि दर्ज की है, तो वहीं बागेश्वर में 97.44% के साथ द्वितीय स्थान और पिथौरागढ़ ने 95.73% अंकों के साथ ही तृतीय स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि पर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सभी विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि जनपद का लक्ष्य केवल रैंकिंग में शीर्ष स्थान लाना नहीं, बल्कि शासन की प्रत्येक योजना का लाभ पारदर्शी, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने निर्देश दिए कि आगामी महीने में अब इसी उत्कृष्टता को बनाए रखने के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन में और अधिक गति लाई जाएगी और परिणाम आधारित कार्य संस्कृति को आगे सुदृढ़ किया जाएगा। जैसा आप सभी को विदित है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जनपद चंपावत को आदर्श चंपावत बनाने की परिकल्पना के साथ कार्य किया जा रहा है, जिसमें कई सारी स्कीम हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, वन एवं पर्यावरण और जल संरक्षण, इन सभी पे कार्य किया जा रहा है। इसमें लगभग 40 घटक हैं जिसमें की समीक्षा होती है। इसमें लगातार जनपद चंपावत के सभी विभाग जो है उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है और हम लोग विगत 7-8 माह जो है हम लोग लगातार इसमें प्रथम शीर्ष पायदान पर हैं। और साथ ही जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का CPPGG की रैंकिंग है, उसमें भी हम लोग लगातार प्रथम स्थान पर हैं, जो कि इसी वर्ष प्रारंभ किया गया है। तो ये जो कार्य है इसमें सभी विभागों का सहयोग मिल रहा है। हमें सभी जनपद चंपावत की सम्मानित जनता का सहयोग मिल रहा है, जिसकी वजह से जो कार्यक्रम है भारत सरकार और राज्य सरकार जनपद स्तर के कार्यक्रम हैं, उन सभी का क्रियान्वयन अच्छा हो रहा है और उसके आधार पर जो है ये हमें रैंकिंग जो है प्राप्त हुई है। और हम लोग इसको आगे भी इसी प्रकार से, हम लोग का प्रयास है कि आगे भी इसको हम लोग इसी प्रकार रखें। और एक और योजना है सरकार की, राज्य सरकार की 25 सूत्रीय कार्यक्रम, उसमें भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो रैंकिंग है वो हमारी जैसे 20 सूत्रीय में है और SDG में है, उसी प्रकार इसमें भी प्रथम है।
वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लक्ष्मण बिष्ट हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ रही हैं। लक्ष्मण, 20 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन में चंपावत अव्वल स्थान पर रहा है। आखिरकार कैसे ये उपलब्धि हासिल हो पाई और आखिरकार इस सूची में वो 2 नाम और कौन से शामिल हैं? उसमें जो चंपावत जिला है, जो यहाँ के जिलाधिकारी हैं मनीष कुमार, उनके नेतृत्व में लगातार 8 माह से प्रदेश में नंबर 1 बना हुआ है। इस बार भी जो है 99.19% के साथ जिले ने ये उपलब्धि हासिल करी है और दूसरे नंबर पर जो है बागेश्वर रहा है इसमें और तीसरे नंबर पर जो है पिथौरागढ़ रहा है। तो जो जिलाधिकारी चंपावत हैं मनीष कुमार, उनके द्वारा बताया गया 40 रैंकिंग मदों में से 39 में चंपावत जिले ने ए श्रेणी हासिल की तथा एक में जो है 20 श्रेणी हासिल की है। तो इस प्रकार से जो है चंपावत जिला लगातार 8 महीने से 20 सूत्री कार्यक्रम में बड़ी उपलब्धि जो इसके द्वारा हासिल की है, जिसके लिए डीएम चंपावत के द्वारा सभी कर्मचारियों और जितने भी अधिकारी हैं सबको जो है धन्यवाद दिया और बधाई दी होगी। लेकिन ऐसे बीच इस उपलब्धि को कायम रखने के लिए, सस्टेन करने के लिए आखिरकार डीएम क्या कुछ सख्त निर्देश देते हुए नजर आए हैं? कैसे इसको सस्टेन किया जाएगा, बनाए रखने के लिए क्या कुछ योजनाएं अब रहेंगी? तो जो जिलाधिकारी चंपावत हैं मनीष कुमार, उनका जो सीधे अधिकारियों को निर्देश है कि जो शासन की प्रत्येक योजना है उसका लाभ जो है पारदर्शी, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं। खासकर उन्हें गुणवत्ता पर जो और समयबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा अगर हम इस पर लगातार कार्य करते रहेंगे तो लगातार पहले नंबर पर बने रहेंगे। जी बिल्कुल लक्ष्मण, और ये भी देखने वाला विषय रहेगा कि आखिरकार कितनी चुनौतियों को पार पाकर लक्ष्मण यहाँ पर इन्हें ये पद हासिल कर इसे सस्टेन करने की भी उतनी ही ज़रूरत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण तमाम जानकारी के लिए। देहरादून में एलपीजी गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। बिना अनुबंधित वाहनों से गैस डिलीवरी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी जारी हो चुके हैं। यूआईटी टीमों ने जिले भर में सघन निरीक्षण अभियान चलाया है। 50 से अधिक स्थानों पर इसके चलते छापेमारी की गई, तो वहीं 12 घरेलू गैस सिलेंडर्स को जब्त भी किया गया है। इसी क्रम में विकासनगर में 7 गैस एजेंसियों का निरीक्षण किया गया। कई अनियमितता इस दौरान पाई गई है। राजीव नगर में और रिस्पना पुल क्षेत्र में 38 दुकानों पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए 17,959 घरेलू और 407 व्यावसायिक सिलेंडरों की सप्लाई स्टॉक पर्याप्त है, इसकी जानकारी सभी तक पहुंचाई गई और कहा गया कि कालाबाजारी और इस तरीके की अफवाहों पर विश्वास न किया जाए। प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचना को ही ध्यान में रखते हुए उसी का पालन किया जाए। चंपावत में घरेलू और व्यावसायिक गैस की आपूर्ति को लेकर भी जिलाधिकारी मनीष कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में घरेलू और व्यावसायिक गैस की आपूर्ति पूर्ण रूप से सुचारू हुए। उन्होंने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक गैस सिलेंडरों का भंडारण न करें। डीएम ने बताया कि घरेलू गैस की आपूर्ति 100% सुनिश्चित की जा रही है, जबकि व्यावसायिक गैस का कोटा 50% से बढ़कर 70% कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या पर सबसे पहले गैस एजेंसी से संपर्क करें। आवश्यकता पड़ने पर जिलापूर्ति अधिकारी या तहसीलदार से भी शिकायत की जा सकती है। सही है, ये व्यवस्था ठीक है ना? बढ़िया। हमारे यहाँ जो खाड़ी देशों में अभी युद्ध चल रहा है उसकी वजह से जो सप्लाई हैं उनको सुचारू करने पे राज्य सरकार और भारत सरकार लगातार काम कर रही है। आप सभी विदित हैं कि डोमेस्टिक सप्लाई जो है वो 100% जो पुरानी डिमांड थी उसके आधार पे कार्य किया जाना है और कमर्शियल सप्लाई में भी आज रिलैक्सेशन जो है आज अवगत किया गया है कि कमर्शियल सिलेंडर से पहले 50% निर्धारित जो कोटा था उसके हिसाब से मिल रहा था, आज वो 70% बढ़ाया गया है। तो धीरे धीरे स्थितियाँ सामान्य हो रही हैं। साथ ही कुछ जो हमारे सम्मानित नागरिक हैं उनके द्वारा एक उनका जो डेली ऑथराइजेशन नंबर है, डीएसी कोड न प्राप्त होना और एसएमएस न प्राप्त होना, इन सब विषयों पे अपनी बात रखी गई थी, जिसको आज मेरे द्वारा बैठक में इसको अवगत भी किया गया है, जिसपे ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है इंडियन ऑयल, हमारे यहाँ इंडियन से जो गैस आ रही है उसमें सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए कहा गया और साथ ही जो
एरिया जो रिमोट हैं, जहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, उन सभी जगहों पर रिलैक्सेशन की बात करी गई है। इसमें आप सभी के माध्यम से यही आग्रह रहेगा कि जो हमने रोस्टर्स बनाए हैं, सभी सम्मानित नागरिक उसका अनुपालन करें। देवभूमि में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले दल बदलने का दौर शुरू हो गया है। कभी बीजेपी पार्टी से विधायक रहकर कई नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा, जिस पर आरोपों की राजनीति हो रही है। इन सब के बीच उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी का दावा भी देखने को मिला। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में बड़ा दावा किया है। कुमारी सैलजा का कहना है कि बीजेपी की सरकार ने प्रदेश की जनता को परेशान किया। लोगों में भाजपा सरकार के प्रति अविश्वास फैल चुका है। जगह जगह लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की खबरें हैं। बीजेपी राज्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। दूसरे दलों से नेता कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। समाज से जुड़े लोग भी कांग्रेस में आना चाहते हैं। बीजेपी को शायद इसकी भनक थी, इसलिए जल्दी जल्दी में कैबिनेट का विस्तार किया। आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड में आज के दिन क्या परिस्थितियां पैदा हो चुकी हैं। लोगों में भाजपा सरकार के प्रति इतना अविश्वास फैल चुका है कि जगह जगह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बार बार सामने आती हैं, बड़े बड़े कांड सामने आते हैं, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। एक तरफा कहानी जिस तरह से वो चलाने की कोशिश करते हैं, उसका पर्दाफाश कांग्रेस के लोग जमीन पर कर रहे हैं। जो मुख्यमंत्री हैं धामी जी, बहुत कोशिश की गई उनकी पर्सनालिटी को सजाने की, लेकिन जनता में जो उनकी इमेज बन चुकी है वो सब जानते हैं। आज भाजपा बिल्कुल बैकफुट पर है और अभी आपने देखा कि शायद उनको भनक लग गई कि हमारे ये साथी, मजबूत साथी कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं, तो उन्होंने रिशफल भी जल्दी जल्दी में किया, दिखाने की कुछ कोशिश की, पैचवर्क, बैंडेड कोशिश है, लेकिन अब चलेगी नहीं। वहाँ के लोगों का एकदम मन अब कांग्रेस पार्टी की ओर आ रहा है, आ चुका है। भाजपा को, इनकी सरकार को, इनके भ्रष्टाचार को। कुमारी सैलजा की बातों पर कितना दम है कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के नेता उत्साह में बयान दे रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के कई और बड़े नेता कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी कह चुके हैं कि बीजेपी के बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं। आने वाले दिनों में ये लोग कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेंगे। जो अपने पार्टी के साथियों को, सहयोगियों को कूड़ा करकट बोले, एक्सपायर्ड माल बोले, मतलब उनके नज़र में कार्यकर्ता माल होता है, पार्टी का नेता माल होता है। बीजेपी के लोगों को माल के अलावा तो कुछ दिखता ही नहीं। ऊपर से लेकर नीचे तक देख लो, एप्स्टीन फाइल की जो परतें खुल रही हैं, जिस प्रकार से लोगों के नाम आ रहे हैं, तो उनको तो माल ही नजर आता है, हर चीज़ में माल नजर आता है। इसी प्रकार से उन्होंने बहुत अशोभनीय भाषा इस्तेमाल करी है। अपने सहयोगी साथियों के लिए अगर कोई इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल कर सकता है तो उसकी मानसिकता का अंदाजा आप लगा सकते हैं। कार्यकर्ता भी और नेता भी, भारतीय जनता पार्टी के लोग, और इस समय पूरे प्रदेश के अंदर जो वातावरण है कांग्रेस की तरफ लोग बहुत उम्मीद से, बहुत आशा से के साथ देख रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल हो रहे हैं और नेता भी शामिल हो रहे हैं। शनिवार को दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में उत्तराखंड प्रभारी और प्रदेश के वरीय नेताओं की मौजूदगी में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल, नारायण पाल और भीमलाल आर्य के अलावा गौरव गोयल, लाखन सिंह और अनुज गुप्ता ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है, जिस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया दी। महेंद्र भट्ट ने इन नेताओं को निकाला हुआ माल कह दिया, जिस पर कांग्रेस के प्रदेश उप अध्यक्ष ने पलटवार किया। साथियों नमस्कार। जैसे कि सब लोग इस बात से अवगत हैं और बहुत खुश भी हैं कि कल दिल्ली में कई बड़े नेता जो भाजपा से संबद्ध थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। इस पूरे प्रकरण के प्रतिक्रिया स्वरूप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी के द्वारा जो प्रतिक्रिया दी गई, वो प्रतिक्रिया बहुत ही स्तरहीन प्रतिक्रिया है।
और स्तरहीन प्रतिक्रिया के रूप में उन्होंने ये अपनी जुबान से कहा कि निकाला हुआ माल उन सम्मानित पूर्व विधायकों के लिए जिन्होंने उनके साथ भी उस सदन की गरिमा बढ़ाई जिस सदन में जाने के लिए महेंद्र भट्ट जी आज भी लालायित हैं। और ऐसे लोगों के लिए उनका ये शब्द कि निकाला हुआ माल ये बहुत ही अशोभनीय है और एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की गरिमा के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। उनकी नजर में ये सब माल है। उनकी नजर में वो भी माल होंगे जिन लोगों ने विधायक बनकर उनकी सरकार बनाई है, ये भी उनकी नजर में माल होंगे। तो महेंद्र भट्ट जी कृपया अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार आपके अंदर कूट कूट के भरे हैं और उन संस्कारों का ही ये परिणाम है कि आप पूर्व विधायकों को और समाज के ऐसे लोगों को कि जो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं उनको आप माल शब्द से नवाजने का काम करते हैं। तो कृपया मैं उम्मीद करूंगा कि आगे से, क्योंकि और भी ज्वाइनिंग होनी है, उन लोगों को भी आप माल ना समझें। वो प्रतिभावान लोग हैं, विचारवान लोग हैं जो उत्तराखंड के हित में आज निर्णय लेकर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। पहली बात स्पष्ट कर दूं, जिनको बीजेपी ने निकाल दिया वो बीजेपी के चेहरे हो नहीं सकते। बीजेपी के अंदर अनुशासन के दायरे में रहना और जो उस अनुशासन के दायरे को तोड़ता है, समय पर हम कठोरता के साथ न चाह के भी ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर करते हैं। अब जो हमारा निकाला हुआ माल है वो कहीं अगर शिफ्ट हो रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अच्छा होता कि कांग्रेस इस बार जरूर इस बार विचार करती कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को निकाला क्यों होगा। महेंद्र भट्ट ने नेताओं को पार्टी से निकाला हुआ माल कहा, जिस पर गणेश गोदिया ने पलटवार किया। कुल मिलाकर बात की जाए, चुनाव से पहले उत्तराखंड में कई नेता दल बदल चुके हैं और कांग्रेस पार्टी का दावा है आने वाले दिनों में कई और बड़े नेता दल बदलेंगे। लेकिन कुमारी शैलजा ने जो कहा वो बड़ी बात है। सवाल उठ रहा है, क्या वाकई में डर की वजह से बीजेपी सरकार ने कैबिनेट का विस्तार किया या फिर यह राजनीति आरोप है? ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।